जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी साथियों। और वो देखने के बाद मुझे इस बात का पता चल गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इस मौर्यकालीन गुफा को नष्ट करना चाहते हैं। जो कोंडाने बौद्ध गुफा है, ये मौर्यकालीन गुफा है। BC 200 में उसका निर्माण हुआ है। जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका संशोधन किया है। ये गुफा बहुत महत्वपूर्ण गुफा है और बौद्ध धर्म मुंबई इलाके में मौर्य काल में ही पहुंच गया था, इसका ये पुरातात्विक प्रमाण है। तो हो सकता है ब्राह्मणवादी लोग इस मौर्यकालीन अवशेष को शायद इसीलिए डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मौर्य काल में ही पहुंच गया था, इसका सबूत लोगों को न पता चले। तो कोंडाने की बौद्ध गुफा का जो चैत्य है वो तोड़ा गया है। और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। और मुंबई इलाके में हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो मुंबई इलाके के लोगों को मैं सूचित कर रहा हूँ कि आने वाली 19 जुलाई को सायन, मुंबई के सायन स्थित जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, वहाँ पर हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में हम मोर्चा लेकर जा रहे हैं। कोंडाने बौद्ध गुफा को बचाने के लिए ये मोर्चा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिस्ट्रॉय कर रही है, इसके विरोध में मोर्चा है। वहां जाने के बाद ये जानकारी मिली कि बिल्कुल उसी गुफा के नीचे डैम आ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जहां प्राचीन धरोहर है वहीं पर डैम कैसे आता है। तो क्या नीचे से पानी ऊपर से डिस्ट्रॉय करना, क्या ये पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने की तो साजिश नहीं है। विकास चाहिए, मगर संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके कोई विकास हो सकता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले 19 जुलाई को मुंबई के सायन स्थित कार्यालय पर हजारों की संख्या में विरासत बचाने के लिए ये मोर्चा है और उसकी जोर शोरों से तैयारी करनी है। मीटिंगें लेनी है, समाज को बताना है, क्योंकि अपनी विरासत इसीलिए खतरे में है कि आम लोगों को कोई बता नहीं रहा है। और जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उन बुद्धिजीवी वर्गों को इन विरासत के प्रति संवेदना हो तो आम लोगों को पता बताएंगे। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि कार्ला गुफा के सामने जो मंदिर बनाया गया है, देखो प्रशासन का रोल क्या रहता है। एक तो मंदिर बनाने देते हैं और जब मंदिर बन जाता है तो प्रशासन बोलते हैं कि आपकी बात सही हो सकती है, मगर ये धार्मिक मामला है, इसलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
कारला गुफा का जो चैत्य ग्रह है ये दुनिया का अजूबा है। वहां लकड़ी का स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है गेट के सामने वो आज भी वहां है। हजारों वर्ष का लकड़ी का स्ट्रक्चर आज भी वहां है। उसके पोर्च में लोग इकट्ठा होते थे। गत वैभव बहुत विशाल था और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अनुसार मैं दावे से कह रहा हूं कि कारला का जो मंदिर बना हुआ है इसका समाधान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद कर सकता है। जो अज्ञानी लोग हैं उन अज्ञानी लोगों को समझा सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निर्मित उसी के लिए हुई है कि विवाद न हो, मगर ये ऐसा ही विवाद पैदा कर रहा है। वहां बकरे की बलि दी जा रही है, मुर्गियों की बलि दी जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मित्र थे केसी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, और उन्होंने किताब लिखी है देवळांचा धर्म की धर्माची देवळे। धर्म के मंदिर या मंदिर के धर्म। उस किताब में प्रबोधनकार ठाकरे अर्थात केसी ठाकरे ने मान्य किया है कि शंकराचार्य के प्रभाव में आकर या शंकराचार्य आतंकवादी शंकराचार्य ने हिंसा अभियान चलाकर बौद्धों के विहारों पर कब्जा किया, और उन्होंने भर्त्सना तक किया कि जिस बुद्ध ने अहिंसा करुणा मैत्री का प्रचार किया उसी बुद्ध के सामने जानवरों की बलि चढ़ाई जाएगी। और उनके ही प्रभाव से कायस्थ लोग और बैकवर्ड कास्ट के लोगों में इस बात की जानकारी हुई। केसी ठाकरे का ये किताब और ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। मगर कारला का मंदिर कब बना, एकवीरा मंदिर कब बना? तो कारला का एकवीरा मंदिर 1866 को बना, 1866 में बना। अब हम 2025 में हैं, तो पूरे देश भर में बौद्ध विरासत की खोजबीन शुरू हो गई। जगह जगह एक्सकवेशन होना शुरू हो गया, बौद्ध स्थलों को ढूंढना शुरू हो गया। तब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में भय पैदा हो गया कि कारला भाजा का इतिहास सामने अगर आ जाएगा, उनके अभिलेख पढ़े जाएंगे और उनके रिपोर्ट जब प्रसिद्ध हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि उनका मूल धर्म बौद्ध धर्म है, तो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया के तौर में 1866 में कारला गुफा के सामने एक मंदिर का निर्माण किया। एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है मिस्टर नेवेल, उन्होंने उस जगह का सर्वे किया और उसके संदर्भ में अपने रिसर्च किताब में लिखा कि मूलतः सम्राट अशोक का एक स्तंभ था जो किसी कारणवश टूट गया था, और अशोक का जो लायन पिलर था कारला के सामने खड़ा है, मगर और एक लायन पिलर था जो बरामदे में था, सामने वाले स्पेस में खड़ा था, वो किसी कारण टूट गया था। तो जो उसका निचला हिस्सा बचा हुआ था उसी निचले हिस्से को देवी में परावर्तित किया और उसको आज एकवीरा के नाम से पूछते हैं। साउथ इंडिया की एक बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट है
श्री पद्मा, उनका यह कहना है कि ब्राह्मणवादी लोगों ने बौद्ध देवी देवताओं को एसिमुलेट किया और महामाया को ही एक विरा के नाम से जाना जाता है। और मुंबई प्रांत में जो कोली लोग हैं, जो फिशरमैन है, उनके नाम में कोली शब्द है। और कोली शब्द, ये कोली कौन है? तो कोली एक गणसंघ की प्रजाति थी। गणसंघ को मानने वाला एक गणसंघ था। बुद्ध शाक्य थे और बुद्ध की जो माता थी वो कोली गणसंघ की थी। तो उस कोली लोगों का एक वीरा के साथ कनेक्शन होना स्वाभाविक है। मगर ब्राह्मणवादी लोग परशुराम के साथ एक वीरा को प्रस्तुत करते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। परशुराम तो ब्राह्मण है, हिंसक पात्र है। मगर श्री पद्मा की अगर बात को मान लिया जाए, वो निर्विवाद इतिहासकार है, आर्कोलॉजिस्ट है, तो एक विरा का उगम बुद्धिज्म के अंदर है और महामाया को ही एक विरा के नाम से लोग पूछते हैं। ये सच है, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। बौद्ध गुफा के सामने पूजने की बजाय वो अलग जगह उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और हमें हमारे भाइयों के साथ लड़ना भी नहीं है। अभी कोली लोगों में ये बात स्वीकार्य हो गई है कि कोली लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं। मगर लॉकडाउन के पीरियड में आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा किसी आदमी को सुपारी दिया और बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुआ था। मगर सुपारी जिसको दी गई वो आदमी पकड़ा गया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, सुपारी देने वाला बच गया। उसके ऊपर कोर्ट केस होनी चाहिए। तो एक विरा का मंदिर जो है वहां से शिफ्ट करना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत का प्राचीन इतिहास बचाने का मुद्दा है। इसमें जातीय झगड़ा लगाने का कोई मुद्दा नहीं है। और सारी अथॉरिटी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही विवाद बढ़ा रहा है। जुन्नर की गुफाएं देखिए, जुन्नर की गुफाएं हिनयानी गुफाएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गुफाएं वहां है। लॉकडाउन के पीरियड में और नई गुफाओं को ढूंढा गया, मगर अभी तक उनका उत्खनन नहीं किया गया। वहां एक चैत्य गृह है, वहां भिक्षु निवास है, कमरे हैं, और बीच में बड़ा चैत्य है। उस चैत्य को खरोच कर मिटा दिया गया और उसको थोड़ा आकार उकार देकर उसको श्री गणेश के नाम से, गणपति के नाम से जुन्नर गुफा में पूजा जा रहा है। और वहां पंडा बैठा हुआ है। ये कब हुआ? बाजीराव के समय में हुआ। पेशवा ने किया। गणेश, गणपति, विनायक ये बुद्ध के ही नाम है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में बुद्ध को विनायक और महाविनायक कहा गया है। पाली में बुद्ध को शास्ता कहा है, तो अन्य साहित्य में बुद्ध को विनायक और महाविनायक भी कहा है। शास्ता का ही दूसरा शब्द विनायक और महाविनायक है। मगर अभी उस गुफा के नीचे आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणवादी लोगों ने हॉल बनाए, रहने के लिए धर्मशालाएं बनाई। क्या भारतीय पुरातत्व विभाग से परमिशन लिया? यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ही
उस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए, इसके लिए उनको मदद किया। और जो मनोहर भिड़े है, वो मनोहर भिड़े के द्वारा बड़े पैमाने पर जुन्नर की गुफाओं पर कब्जा किया गया है। ब्राह्मणों को डर है कि जुन्नर की गुफा में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, ये बात कुर्मी मराठा लोगों को और देश भर के कुर्मी लोगों को अगर पता चल जाएगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट गुफा में कैसे पैदा हुए, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म के साथ कनेक्शन है क्या, ये बात देश भर के ओबीसी लोग ढूंढेंगे, कुर्मी लोग ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद पता चलेगा कि दूसरा राज्याभिषेक बौद्ध शाक्त पद्धति से किया, बौद्ध परंपरा से किया, तो लोगों का यकीन हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पैदा होना बौद्ध गुफा में, और उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पद्धति से करना, ये कंफर्म हो जाएगा कि जुन्नर गुफाएं बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के लोग भवानी बोलते हैं, जय भवानी। भवानी यह भव चक्र को पार करने वाली, भव को पार करने वाली तारा। तो इसलिए हमारी परंपराएं अलग नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की परंपराएं एक ही है और बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई। तो कोकण रीजन में, बॉम्बे रीजन में जो समस्त बौद्ध गुफाओं को जो खतरा महसूस हो रहा है, वो खतरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हो रहा है। महाड़ में देखिए, महाड़ जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तालाब का सत्याग्रह, यहाँ मनुस्मृति दहन वहां कराया था, वहां एक प्राचीन बौद्ध गुफा है, लगभग 2000 साल पुरानी। विधर्मी लोगों ने योजना करके अंदर का स्तूप तोड़ा है। पहाड़ी की ऊंचाई पर गुफा है और उस गुफा में के अंदर का स्तूप छन्नी हथौड़े से तोड़ा है और उस स्तूप को ऊपर से नीचे धकेल दिया है। केवल स्तूप जमीन के नीचे आ गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है? जो एक स्वायत्त संस्था है, उस स्तूप को उठाकर वो उस जगह ले जाए जहां से वो गिरा है और उसको पुनर्स्थापित करे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? चिपलून में एक बौद्ध गुफा का सामने लोगों ने मकान बना लिए, होटल बना लिए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। तो कोंकण रीजन में और मुंबई रीजन में जो बौद्ध गुफाओं को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, प्लान करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। और इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 19 जुलाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सायन कार्यालय पर बड़ा विशाल मोर्चा हम लोग लेकर जाने वाले हैं, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तो सभी लोगों को सूचना है कि 19 जुलाई की तैयारी करो। और आने वाले 31 अगस्त को, 19 जुलाई के बाद अगस्त महीना आएगा, आने वाले 31 अगस्त को नागपुर स्थित जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, कार्यालय है, उसके ऊपर विदर्भ रीजन का बहुत बड़ा मोर्चा हम लेकर जाएंगे। अब बारिश का मौसम है, वर्षावास भी है, और बुद्धिस्ट लोग वर्षावास में ग्रंथ पठन करते हैं।
महाराष्ट्र में बुद्धा और उनका धम्म पढ़ते हैं, मगर नागपुर के आसपास में बौद्ध गुफाएं उनको नहीं ढूंढते, उनको जाकर उसका अध्ययन नहीं करते, वहां जाकर बुद्ध को वंदन नहीं करते। कुही तहसील है नागपुर के पास, कुही तहसील में एडम जनपद था, सिख जनपद, और वहां बुद्ध काल का एक स्तूप है। यानी विदर्भ में बुद्ध के ही समय में बौद्ध धर्म पहुंच गया था, इसका वो निशानी है। और एडम में, अब वो गांव है एडम, जहां पर स्तूप मिला है उसके बगल में ही एक जनपद मिला है, जनपद यानी विकसित नगर, और उसके अंदर इतनी सामग्री मिली है, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अमरेंद्र नाथ को 1992 को वहां उत्खनन हुआ और मिस्टर अमरेंद्र नाथ ने उसका उत्खनन किया, और वो सामग्री नागपुर के एएसआई के संग्रहालय में शिफ्ट की है। मैं उसे कुछ वर्ष पहले देखने गया था, तो वो सामग्री गोडाउन में रखी गई है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा, क्या इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखा नहीं रहे? तो उन्होंने ये कहा कि इस सामग्री को रखने के लिए ये संग्रहालय अधूरा है, इसके लिए बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी होगी, नई बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। इतनी सामग्री एक साइट पर विदर्भ में मिली है। अमरेंद्र नाथ बाद में डायरेक्टर जनरल बन गए, उत्खनन हो गया, ट्रू वैल्यूम का रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, सार्वजनिक हो गया है। मगर जहां पर स्तूप है तथागत बुद्ध का, वहां पर आज की तारीख में वो जो किसान है उस स्तूप के ऊपर खेती करता है, 92 से कर रहा है। तो नागपुर के भाइयों को, बहनों को करबद्ध विनती है कि आपके जिले में कुही तहसील में ये जो एडम स्तूप है, इस वर्ष इसको बचाना है, इसका अंतिम फैसला करना है। क्या नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है इसलिए एएसआई के लोग, क्या नागपुर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय भारत के संविधान के निर्देश पर चलने की बजाय क्या नागपुर के आरएसएस कार्यालय से मोहन भागवत के इशारे पर चलता है? क्या हम देखेंगे। 31 अगस्त को हम पूछेंगे। 92 को उत्खनन हो गया, बुद्धा का स्तूप मिला, बुद्ध काली, और अभी तक उस स्तूप को नागपुर जिले का कलेक्टर किसान को मुआवजा देकर उस जमीन को खरीदकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर नहीं कर रहा है। क्या कलेक्टर को संविधान ने जो पावर दिया है उस पावर का वो यूज करने की बजाय क्या नागपुर स्थित जो आरएसएस के भागवत है उनके इशारे पर काम कर रहा है? क्या कलेक्टर पूछेंगे। अब सहने की सीमा हो गई है, इसलिए आने वाले 31 अगस्त को विदर्भ में 11 जिले हैं, सभी जिलों से तैयारी करके भारी संख्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर हमें मोर्चा लेकर जाना है। बातें बहुत हो गई, भाषण बहुत हो गया, एक्शन का समय आ गया। विरासत को बचाना है तो नागपुर में आने वाले 31 अगस्त को विशाल मोर्चा होगा, इसमें सभी लोगों को शरीक होना है। और तैयारी करके हम करेंगे।
तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना है कि मुंबई रीजन में 19 जुलाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर, साइंस स्थित कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाना है। मुंबई और कोंकण रीजन के लोगों को तैयारी करनी है। और 31 अगस्त को नागपुर में तैयारी करनी है। तो कुही का जो मुद्दा है, उसके साथ है पवनी का, भंडारा जिले का पवनी का जो स्तूप है, वह 3 स्तूपाज है, मौर्यकालीन स्तूपा है। 1969 में एक्सिबिशन हुआ, उसका रिपोर्ट प्रकाशित है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि वो साइट मौर्यकालीन है और जिसके अंदर बुद्धा के टीथ है, यानी बुद्धा के दंत धातु है। वो विशाल का स्तूप था, सांची की तरह स्तूप था। उसकी रेलिंग आज भी वहां पड़े हुए हैं खुले में कटड़े, और उसके ऊपर पाली भाषा में लिखे हुए अभिलेख है। मगर जहां बुद्धा के टीथ के धातु है, यानी बुद्धा के दांत के अवशेष उस स्तूपा के नीचे हैं, उसके ऊपर एक टेंपल बनाया, जगन्नाथ टेंपल। उड़ीसा का जगन्नाथ टेंपल तो बुद्धिस्ट विहार है, उधर भी बनाया। बोध गया के सामने भी तुम जगन्नाथ टेंपल बना रहे हो, और भंडारा में जो मंदिर बनाया गया वो भी जगन्नाथ के नाम पर बना रहा है। वो मंदिर वहां से हटाया कर उसकी उस स्तूप की दोबारा खुदाई करनी चाहिए, और नीचे बॉटम में जो बुद्धा के रिलिक कास्केट है उसको ढूंढा जाना चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल, इन्होंने जैसा सांची के खंडहर बने स्तूप को रिस्टोर किया, दोबारा उसको पुनर्जीवित किया, उसकी धरती पर भंडारा के पवनी स्तूप का भी पुनर्जीवन करना चाहिए, उसको दोबारा खड़ा करना चाहिए। ये विदर्भ का इतिहास नहीं है। भारत सरकार खुद वहां मिली हुई सामग्री को देश दुनिया में जाकर प्रचार कर रही है, उसका क्रेडिट ले रही है। आज भी वो सामग्री इंडिया में नहीं है, हर महीने किसी न किसी देश में वो सामग्री को दिखा रहे हैं भारत सरकार, मगर वो उस जगह पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, वो छोड़ नहीं रही है। वो एक मुद्दा है। भोन स्तूप जो है वो मौर्यकालीन स्तूप है। इसके बारे में मैंने पहली बार खोजबीन किया, किताब लिखा, समाज में प्रचार किया। हमारे आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा और 550 करोड़ रुपए भोन स्तूप, मौर्यकालीन स्तूप को बचाने के लिए लगभग 150 एकड़ एरिया में साइट है, और उस साइट को देखकर ही वहां डैम का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। वो जगह पानी के इस साल के वर्षाओं में खत्म हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। सरकार कह रही है कि वहां वॉल खड़ा करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे और उस साइट का उत्खनन करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ। वो मुद्दा भी इस आंदोलन में शामिल होगा। तो आने वाली 31 अगस्त को चलो नागपुर, इकतीस अगस्त को ही नागपुर में हम लोग सनातन धर्म का राज्य अधिवेशन, प्रथम राज्य अधिवेशन लेंगे। 10 से 4 बजे तक अधिवेशन चलेगा, और अधिवेशन के समापन के बाद हम विशाल मोर्चा में रूपांतरित हो जाएंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाएंगे। तो अधिवेशन की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ मोर्चा की भी तैयारी करनी है, प्रबोधन का भी कार्य होगा, संगठन का विस्तार होगा। केवल बातें करने से काम नहीं बनने वाला, एक्शन करना होगा, और उसके लिए अब देर नहीं करनी है। तो इसीलिए 31 अगस्त को विदर्भ रीजन में हमारा बड़ा हिस्टोरिकल आंदोलन होने वाला है। इसकी तैयारी में आप सभी लोगों को जुड़ जाना है, और
महाराष्ट्र की जो स्टेट कार्यकारिणी है उनको भी मैं निर्देश दे रहा हूं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं को एडजॉइनिंग करके इस आंदोलन को हमें सफल करना है, क्योंकि ये हमारे विरासत का मामला है, हमारे इतिहास का मामला है, हमारे प्राचीन कल्चर का मामला है। तो ये काम आप लोगों को करना है। तीसरा एक मुद्दा है आंदोलन के इस सिलसिले में कि स्वामी आनंद स्वरूप के द्वारा और कोई शर्मा मिश्रा है ग्वालियर का, उसके द्वारा BN राव का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। जिस BN राव को कुत्ता नहीं जानता है उसका मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। अब तक ब्राह्मणों की रणनीति थी कि संविधान को गाली दो, अंबेडकर को गाली दो, संविधान की कॉपी को जलाओ। RSS का एक प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन, उन्होंने किताब लिखी भारतीय संविधान, भारत का संविधान हमारा या अंग्रेजों का, किताब लिखा। तो उन्होंने लिखा है कि यह संविधान हमारा नहीं है, अंग्रेजों का है। नवा काल नामक एक अखबार है, मुंबई में चलता है। 1972 को दूसरा सरसंघचालक माधव गोलवलकर के द्वारा मुलाकात में यह कहा गया कि ये जो संविधान है ये इधर उधर से लेकर बनाई हुई एक गुदड़ी है। तो RSS के लोग कहना क्या चाहते हैं? एक समय में कहा नकल किया है, एक समय में कहा ये अंग्रेजों का है, एक समय में संविधान को जला दिया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव उसके निर्माता है। तो ये RSS का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में RSS के लोग एक कांड करना चाहते हैं। और वो कांड क्या है कि शताब्दी वर्ष में RSS जो लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा विरोध शेड्यूल कास्ट के लोग करने वाले हैं। मोहन भागवत ने घोषित किया था कि 2014 में अगर बीजेपी की पूर्ण रूप से सत्ता आएगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। RSS के लोगों के द्वारा कैंपेन चलाया था। अब 2025 चल रहा है, भारत का संविधान बदला नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने यह बयान दिया था कि 300 पार अगर हमारे MP चुनकर आते हैं तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। प्लान क्या चल रहा है इनका? तो RSS और बीजेपी के लोग पूर्णतः इस देश में अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हेट अभियान शुरू करना चाहते हैं। आनंद स्वरूप के द्वारा तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महार और चमारों के नेता है, बाकी शेड्यूल कास्ट का भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरीके से प्रचार चल रहा है और बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर भद्दी गालियां देने का काम ग्वालियर के शर्मा मिश्रा कर रहे हैं और ये गुंडा आनंद स्वरूप कर रहा है। और भारत का राष्ट्रपति क्या कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? RSS के इशारे पर काम कर रहे हैं क्या ये लोग? इनका दायित्व है कि आनंद स्वरूप को जेल में डालें, क्योंकि इनके गलत बयान से भारत में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। भारत में सर्वोच्च ताकत राष्ट्रपति को दी है, उन सर्वोच्च ताकत का इस्तेमाल राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी ताकत प्रधानमंत्री को दी है, प्रधानमंत्री इन गुंडे मवालियों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आनंद स्वरूप को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दुश्मनों की योजना है कि लोग प्रतिक्रिया करें। अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो RSS का ये शताब्दी वर्ष उनको ठीक से मनाने में, उनको सेलिब्रेट करने में स्पेस मिल जाएगा। तो हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें क्या करना है? तो इस साल मैं
और हमारे साथी ऑल इंडिया में आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये अभियान पूरे देश भर में हम चलाएंगे। उनका असली चरित्र 100 साल हो गए हैं आपके, तो आरएसएस का असली चरित्र देशभक्ति का नहीं है, आरएसएस का असली चरित्र आतंकवाद का है। और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस कानूनन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस साल आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, तो इस साल वो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति हुंडे मवाली साधुओं को आगे करके हेट अभियान चला रहे हैं। तो हमें प्रतिक्रिया में कोई आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि एक जाल है, एक साजिश है, तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बल्कि आरएसएस को शताब्दी वर्ष हो रहे हैं, तो आरएसएस का अचीवमेंट क्या है, तो आरएसएस आतंकवादी संगठन है। इस बात का हम इस साल अभियान बनाकर, राष्ट्रीय अभियान बनाकर इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। और आने वाले मेरे देश भर में जितने भी प्रोग्राम हैं, इसमें ये सब्जेक्ट रहेगा। आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके सबूत है हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड सबूत है। फरीदाबाद में मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के नेतृत्व में 2008 में, और फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग एटीएस प्रमुख करकरे ने जब्त किया, लैपटॉप में मिली 48 वीडियोस और ऑडियोज मिले। और 2008 के फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने खुले तौर पर यह कबूल किया, जो उसका वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट किया, शब्दांकन किया, उसके पेज नंबर 60 पर उसने ये कहा है, ये कोर्ट में सबूत किया, पेश किया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के ऊपर केवल बम ब्लास्ट का आरोप नहीं है, उनके साथियों के ऊपर। उनके साथी कौन है? प्रज्ञा ठाकुर, ब्राह्मण, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, शंकराचार्य पांडे। तो उस मीटिंग में बीजेपी के सांसद भी मौजूद है। उस मीटिंग में मोहन भागवत का भी जिक्र किया गया है। तो अब हम राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चलाएंगे, ये सारे कोर्ट में पेश किए हुए सबूत के आधार पर हम बोलेंगे आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पता चले लोगों को। उस मीटिंग में जो डायलॉग है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या डायलॉग है? कि हमें भारत का संविधान मान्य ही नहीं है। आनंद स्वरूप, तुम जिस भागवत के इशारे पर कह रहे हो, वो भागवत का चेला लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये कह रहा है हमें भारत का संविधान मानना ही नहीं है, उसको उखाड़ देना है। यानी लोकतांत्रिक पद्धति को नष्ट करने के लिए बम ब्लास्ट किया गया, ये कहा गया है एफआईआर में। और असली बात लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कही, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन, बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। तुम कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? आरएसएस का वर्कर है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। ये जांच में सामने आया, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की नार्को टेस्ट ली गई है और नार्को टेस्ट ने उसे मान्य किया कि वो आरएसएस का वर्कर है। उसने कहा भारत देश हम ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए हमें भारत के संविधान को मानना नहीं है, उसको उखाड़ देना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, और भारतीय लोगों के प्रति हमें हमदर्दी नहीं है, उनका भी कत्लेआम करना है। ये कहा है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं गुप्त तौर पर अपने कम्युनिटी के बीच में कह रहे थे
हम इस देश के निवासी नहीं हैं, हम विदेशी हैं। तो विदेशी ब्राह्मण लोग, आपका इस देश में क्या काम है? तो इस साल 2 अभियान चलाए जाएंगे। एक आरएसएस आतंकवादी संगठन है और दूसरा अभियान चलाया जाएगा डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। ये राष्ट्रीय अभियान की इस वीडियो के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं। और ब्राह्मणों के किसी भी ब्राह्मण को हम चुनौती देते हैं कि किसी भी टीवी चैनल पर हमसे डिबेट करके दिखाए इन 2 मुद्दों पर। तो आज मैं गुजरात में हूं और गुजरात के 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आज समापन होगा। आज आखिरी दिन है। तो यह अभियान गुजरात में भी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आंदोलन के संदर्भ में, आंदोलन के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता, हित चिंतक, समर्थक लोगों ने इस पर काम करना है। जो हो रहा है अत्यंत बुरा हो रहा है। देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, मगर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, चुपचाप बैठे रहे? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, भारत के संविधान का अपमान सहते रहे? हमारी धरोहर को कैप्चर किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, चुपचाप बैठे रहे? संभव नहीं है। जो नागपुर में 31 तारीख को जो मोर्चा हम लेकर जा रहे हैं, वो वही नागपुर का एएसआई के लोग हैं या वही वो हेड है जिन्होंने अयोध्या का उत्खनन किया था। (2002) में मनी और मांझी के नेतृत्व में एक्सकवेशन हुआ था। क्या मिला अयोध्या में? उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है? उस रिपोर्ट में राम मंदिर का कहीं पर जिक्र नहीं है। हां, इसमें जिक्र है कि सबसे बॉटम में मौर्यकालीन अवशेष मिले और सबसे ऊपर बौद्ध रानी कुमार देवी के अवशेष मिले। यानी बॉटम टू टॉप तक बुद्धिस्ट अवशेष मिले हैं। और आज वहां राम मंदिर बनाया जा रहा है और जजेस को खरीदकर यह बनाया जा रहा है। कलंक लगाया उन 5 जजेस ने भारत के लोकतंत्र पर। उन जजेस को जजेस नहीं कहा जा सकता। उन जजेस के ऊपर संविधान द्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जिन जजेस ने श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया। डिस्प्यूटेड लैंड 2.77 एकड़ था। मुस्लिम पार्टी को दूर वाली जगह दिया, अब सिंगल पार्टी के कब्जे में जगह गया ब्राह्मणों के। और कोर्ट ने कहा राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना दिया। बनाने के बाद बैकवर्ड कास्ट को किक आउट किया, ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। और जजमेंट आते ही 2019 में 77 एकड़ पर राम मंदिर ट्रस्ट का दावा हो गया। और दिसंबर 2023 आते आते वो 108 एकड़ जगह हो गया। अब विवाद शुरू हो गया है। ये 2 मोर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? महाराष्ट्र के राजधानी उपराजधानी में हम शुरू कर रहे हैं। ये मोर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा महाराष्ट्र से बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन हो चुका है और महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग बुद्ध की विरासत को बचाने में तन मन धन से अग्रणी है। उनका साथ सहयोग जरूरी है। वहां जो स्तूपाज है, 4 स्तूपाज अशोक राजा ने बनाए थे, उसमें से एक स्तूपा जिसको आज ये कुबेर पर्वत कहते हैं, उस कुबेर पर्वत के अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के रिलीक कास्केट है।
तथागत बुद्ध के शरीर अवशेष है जहां राम मंदिर बन रहा है, और वो लोग जेसीबी से उस स्तूप को तोड़ना चाहते हैं। एक स्तूप को उन्होंने तोड़ दिया है, सुग्रीव पर्वत को, और मणि पर्वत भी बड़ा विशाल स्तूप है, उसके ऊपर उन्होंने खंबे गाड़ दिए हैं। इन सारे स्तूपास के सामने एएसआई के बोर्ड लगे हुए हैं। ये संरक्षित स्मारक है, इसके बावजूद उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है, इसके बावजूद उनको तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। तो जिसके अंदर तथागत बुद्ध के शरीर अवशेष है, हम उसको तोड़ने कैसे देंगे? हम उसको तोड़ने नहीं देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। बुद्धा के रिलीक कास्केट वाला स्तूप नहीं तोड़ने देंगे। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। तो वो भी एक मुद्दा है इस आंदोलन में, और खासकर कि उत्तर भारत में एक बड़ा आंदोलन इस माध्यम से हम खड़ा करेंगे। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर विदेशी ब्राह्मण से है, और इस आंदोलन को रुकावट करने का जो काम करेगा, बहुजन समाज के अंदर से कोई भी दलाल, गद्दार, धोखेबाज, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम सीधे तौर पर विदेशी ब्राह्मणों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसे ध्यान में रखकर हम लोग अगली रणनीति क्या होगी, मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषित करूंगा। तो सोशल मीडिया में ये जानकारी मैं अब लोगों को दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, देश हित की जानकारी है। तो मेरे कई सारे YouTube चैनल वाले मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम उसको डाउनलोड करके हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं उन सभी बहुजनवादी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने के लिए साथ सहयोग दे रहे हैं। आप भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करिए। सनातन धम्म ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ड्रीम पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है। सनातन शब्द ये यमक वग्ग धम्म पद का 5वां गाथा है, उसमें आया हुआ है, एस धम्म सनातनो। तो कॉपीराइट हमारा है, ब्राह्मणों का नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों में अपने प्रतीक, अपनी संकल्पनाएं, बुद्ध का वास्तविक संघर्ष, मौर्य की विरासत, सभी बातों का प्रचार प्रसार हो रहा है। और एक मूवमेंट, देशव्यापी मूवमेंट इसके माध्यम से निर्माण हो रही है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सूचनाएं आप लोगों को दी गई है, इसका प्रचार और प्रसार करिए। इसके हैंडबिल्स फील्ड में जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट किया जाएगा। मगर यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आप उस पीडीएफ की प्रिंट कीजिए, 1000, 2000, 10,000, 5,000 निकालिए, गांव देहात में उसका प्रचार प्रसार कीजिए। क्योंकि हमारे पास बौद्धिक योग्यता है, हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं बौद्धिक स्तर पर, मगर जनता का समर्थन अगर रहा तो पूरा बंदोबस्त कर सकते हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय मूल्यवासी। बढ़िया।